वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आपके सभी भावी जीवन की कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सभी जो मेहनत करेंगे 2022 में, आप सबकी मेहनत बहुत बहुत फलीभूत हो। चलिए, मिशन 2022 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका आरपीएससी और साथ में राजस्थान रीट दोनों एग्जाम्स को लेकर के हम संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, जनरल शिक्षा विभाग रीट और थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम इसके बाद होगा उसको और ग्रेड सेकंड फर्स्ट को आधार मानकर आज मैं इस कक्षा की औपचारिक शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये कक्षा अब जब तक सारी एग्जाम्स आपकी पूर्ण नहीं होती, चाहे दिसंबर हो चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक आपकी एग्जाम चलती रहेंगी तब तक लगातार मैं आपको रोजाना नए प्रश्नों के साथ में इसी तरह से पूरा टोटल जो भी मेरे पास 11,000 14,000 क्वेश्चनों का संग्रह है उनको मैं सबको आपको इस यूट्यूब कक्षा के माध्यम से, जो विद्यार्थी कोर्स लेकर पढ़ नहीं सकते, जिनके अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ने में आर्थिक समस्या कारण है, जो किसी भी रूप में मुझसे जुड़ना चाहते थे लेकिन जुड़ नहीं पाते और जो जुड़े हैं उनकी तैयारी को मजबूती देने के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहा हूं, वचनबद्ध रहा हूं। बहुत काम रीट में भी आपके लिए किया है, यहाँ भी मैं करने की इसी मंशा से आगे बढ़ा हूं। आज से कक्षा हमारी औपचारिक प्रारंभ हो रही है और ये कक्षा हमारी लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपके सारे एग्जाम्स 2022 के पूर्ण नहीं हो जाते। इस कार्य में मैं बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आपके साथ आज से, यानी आज इस बार से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप निरंतर मेरे साथ जुड़ते हुए जो भी मैं आपको देना चाहता हूँ, ज्ञान रूप में जो भी परीक्षा के लिए आपको प्रश्न देना चाहता हूँ, उन प्रश्नों को आप संजोते हुए अपने अधिगम को अच्छा करेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे और जहाँ कमी है उस कमी को पूरा भी करेंगे ताकि आपकी परीक्षा का पेपर बहुत अच्छा हो और आपको सफलता मिले। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैंने कहा था कि ज़्यादा मैं चर्चा बीच में आपसे करूँगा नहीं, औपचारिक 2 मिनट बात आपसे कर रहा हूँ। किसी का भी सवाल जवाब हो तो कक्षा के बीच में बार बार परेशान करने की बजाय आप उस सवाल को कक्षा के अंत में मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं सब सीरीज वाइज प्रश्न हैं आपके, हर टॉपिक के। जैसे पहला वर्ण विचार का टॉपिक है तो 200 सवाल रीट लेवल के रहेंगे और बाकी 220 सवाल जो रहेंगे, यानी 420 सवाल टोटल हैं, वो हमारे ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के रहेंगे। तो जहां आप चलेंगे तो आपके लिए रीट में भी आपका काम होता रहेगा, ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में भी हम लोग अलग से 50% प्रश्नों के साथ उसमें हम बढ़ेंगे। आशा करता हूं ये सीरीज आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं ये राजस्थान में 2022 की होने वाली सारी एग्जाम्स में मील का पत्थर साबित होगा। पुनः हम उसी तरह से बहुत धुआंधार क्लास बुलेट ट्रेन की तरह लगातार कक्षाओं के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जिसको सीखना हो, पढ़ना होगा, निश्चित रूप से वो हमारे सरस्वती परिवार से जुड़ेगा, चैनल पर जुड़ेंगे। आपको भी मेरा शिक्षण कार्य पहले भी बहुत भाया है, इस बार भी भाएगा, तो आप भी इस परिवार को आगे बढ़ाने का विशेष कार्य करेंगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। जिसका जो भी सवाल होगा वो आराम से 5 मिनट, 1 घंटे कक्षा रहेगी। 1 घंटे में मैं चाहता हूँ 50 के आसपास सवाल हम रोजाना लेकर चलें। तो 30 से 50 सवाल का टारगेट जो हमारा है, जहाँ मुझे आवश्यकता रहेगी कि इसकी चर्चा की जानी चाहिए तो मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। मुझे लगेगा सामान्य सवाल आगे बढ़ जाना चाहिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप हर प्रश्न को देखने के साथ ही लगातार उत्तर आप भेजेंगे।
जरूर अपने हाथों को हमेशा क्रियाशील रहेंगे, ताकि आप शिक्षण से मेरे साथ यहाँ इंटरेक्शन जो हमारी अंतः क्रिया है वो लगातार जारी रहे और सीखने का आपका जो माहौल है वो थोड़ा अच्छा बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, प्रेम और नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को। वर्ण विचार की रीट के हिसाब से और संज्ञा प्रकरण ग्रेड 2 और 1 के हिसाब से कक्षा है। पहला सवाल है कि भाषा शब्दे प्रत्यय अस्ति, भाषा शब्द में प्रत्यय कौन सा है। आपने भाष धातु से 2 प्रत्यय करने पर आपका ये शब्द तैयार होता है। प्यारे साथियों, सामान्य एक धातु है जिसका नाम है भाष धातु, और भाष धातु से आप प्रत्यय करते हैं, उस प्रत्यय का नाम है अच प्रत्यय। तो भाष धातु से अच प्रत्यय करने के बाद आपका शब्द तैयार होता है जिसका नाम है भाषा। तो आपके यहाँ दोनों हो जाएंगे, एक आपका कौन सा अच प्रत्यय भी हो जाएगा और दूसरा आपका टा प्रत्यय भी हो जाएगा। वैसे अच प्रत्यय को आज के बाद आप आ ही पढ़े। एक सूत्र है जिसका नाम है गुरोस चहलः, सूत्र का नाम है गुरोस चहलः। इस सूत्र के द्वारा भाष धातु से यहाँ पहले अ प्रत्यय होता है, उसके बाद टाप होता है, इसलिए अ और ब दोनों अ ही पढ़िएगा, इसको अच में मत पढ़िएगा आप, सही रहेगा, क्योंकि अब हम शास्त्री वाले लोग हैं, ग्रेड 2 और 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो अ प्रत्यय करेंगे पहले, उसके बाद में भाष धातु से जैसे अ करोगे तो अ पूरा हो जाएगा भाषा, टाप में आ जुड़ेंगे, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करके हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे भाषा। अगला शब्द आपका संस्कृत शब्दे प्रत्यय अस्ति, संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्यारे साथियों, अक्तवतु है, अक्त है, ल्युट है कि णुल प्रत्यय है। हम सब जानते हैं कि यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु से भाव अर्थ में अक्त प्रत्यय करने पर नपुंसकलिंग में संस्कृतम शब्द बनता है। अक्तवतु प्रत्यय का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर जो आपका विशेष प्रत्यय हम पढ़ेंगे, यहाँ जो हम विशेष प्रत्यय पढ़ेंगे उसका नाम है अक्त प्रत्यय। यहाँ अक्त में तय शेष रहता है, नपुंसकलिंग करने पर इसके रूप चलते हैं तह ता तम, यानी नपुंसकलिंग में अक्त प्रत्यय भाव अर्थ में होता है, इसलिए संस्कृत शब्द भी नपुंसकलिंग संस्कृतम इस रूप में ही लिखा जाता है। अगला सवाल है नंबर 3, समीचीनम नास्ति, कौन सा कथन सही नहीं है। लिखा है कि संस्कृत शब्द व्युत्पत्ति के बारे में आपको जवाब देना है। उपसर्ग का नाम सम है या नहीं है, प्रत्यय का नाम अक्त है या नहीं है, और मूल धातु का नाम क्री है। ध्यान रहे, मूल धातु बोला मैंने यहाँ, और आगम सुट आगम होता है कि नहीं होता है। तो सम उपसर्ग अपनी जगह सही है, प्रत्यय अक्त अपनी जगह सही है, यहाँ सुट का आगम होता है। आप सभी ग्रेड वाले विद्यार्थी इस समय मुझे देख रहे हैं, ध्यान रहे, सम उपसर्ग और परि उपसर्ग के बाद में यानी सम परिभ्याम क्री धातु पर में हो यानी करौ तो भूषण यानी आभूषित, सुसज्जित और साफ सुथरा बनाने के अर्थ में एक सूत्र है जो कहता है सम परिभ्याम करो तो भूषणे। सम और परि उपसर्गों के बाद क्री धातु और भूषण अर्थ में सुट का आगम हो जाता है, इसलिए सम प्लस कार संस्कार हो जाता है, सम प्लस कृति संस्कृति हो जाता है, सम प्लस करणम संस्करणम हो जाता है, परि प्लस कार करेंगे तो परिष्कार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सुट आगम हो जाता है। मूल धातु आपकी क्री नहीं है, ध्यान रहे, मूल धातु उपदेश अवस्था में जो पढ़ी गई है वो बताइए क्या पढ़ी गई है, डुक्रिय पढ़ी गई है। तो जो समीचीन नहीं था, ठीक नहीं था, वो कथन आपका ये है कि मूल धातु डुक्रिय कहनी चाहिए था, क्रिय नहीं कहना चाहिए था। व्याकरणम जो शब्द है आपका, उसमें उपसर्ग के बारे में आपसे चर्चा की है। बोला व्याकरणम शब्द में उपसर्ग का नाम क्या है, वी और आ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है या वी और आंग उपसर्ग है। ध्यान रहे, संस्कृत भाषा में आ को हम स्वर मानते हैं और स्वरादि निपातनम अव्ययम सूत्र है, वो निपातों को अव्यय नाम देता है, इसलिए सारे स्वर हमारे क्या है, निपात कहलाते हैं और निपात अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग है वो हमारे उपसर्ग जो आ आता है वो कहाँ का आता है, प्रादि का आ आता है, और प्रादियों में आ नहीं पढ़ा, प्रादियों में क्या पढ़ा है, आंग पढ़ा है। प्रादि ही आगे जाकर उपसर्ग कहलाते हैं, प्रादियों में आंग का पाठ है, इसलिए आंग स्वरूप जो बचा हुआ शेष आ है उसको तो हम उपसर्ग कहते हैं, बाकी हम निपातों को उपसर्ग नहीं कहते हैं। इस आधार पर आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा कि वे और आंग ये 2 उपसर्ग आपके व्याकरणम शब्द में होते हैं, जिनके द्वारा व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति निष्पन्न होती है। 5वां प्रश्न है व्याकरणम इत्यत्र कः प्रत्यय, ये जो व्याकरण शब्द आप पढ़ रहे हैं इसमें प्रत्यय का नाम क्या है। तो वी और आंग उपसर्ग है, डुक्रिय धातु से आप कौन सा प्रत्यय करते हैं जब व्याकरण शब्द का निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों, नम धातु है, प्रत्यय है, अनम प्रत्यय है, लिट प्रत्यय है या डुक्रिय प्रत्यय है। तो नम कोई प्रत्यय होता नहीं है, अनम आपका विमूल प्रत्यय नहीं होता, लिट के स्थान पर होता है। तो याद रहे हमारा यहाँ प्रत्यय कौन सा होता है, लिट प्रत्यय। वैसे लिट प्रत्यय भाव अर्थ में भी होता है और कर्णाधिकरण से एक सूत्र है जो कहता है कर्ण और अधिकरण में भी होता है। यहाँ लिट प्रत्यय का विशेष अर्थ जो है कर्ण लिया गया है, और यही कारण है कि कर्ण का मतलब होता है साधन, साधक तमम कर्णम, और यही कारण है कि हमारा जो वी आंग उपसर्ग क्री धातु से लिट प्रत्यय से निष्पन्न होने वाला व्याकरण शब्द है,
ये शब्द भी हमें साधन का अर्थ देता है, इसलिए आप व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ पढ़ते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। तो जिस शास्त्र के द्वारा, तो द्वारा इसलिए ली क्योंकि ये शास्त्र क्या है, साधन है, सहायक भूत है। बोले क्या सहायता करता है, तो हमारे शब्दों की व्युत्पत्ति में सहायता करता है। इसलिए आप पढ़ते हैं व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते। बोले कौन, शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। तो शब्दों की व्युत्पत्ति करने का साधन है, इसलिए इसको हम व्याकरणम यानी साधन कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, खालिस्तान छोड़ दिया आपके लिए, अनेन इति व्याकरणम। तो यहाँ व्युत्पत्ति की जाती है जिनकी, किनकी, तो बोला यह आपको जानना था कि किसकी व्युत्पत्ति करता है। तो व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र आपका व्याकरण शास्त्र होता है, लेकिन व्याकरण के द्वारा व्युत्पत्ति की किन की जाती है, इस उत्तर को यदि हम ढूंढेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा शब्द। ध्यान रहे हम सीखना चाहते हैं भाषा, और भाषा में जो हमारी अलग अलग इकाइयां हैं, वाक्य हैं, वर्ण है, शब्द है, तो हम वास्तव में सीखना क्या चाहते हैं, शब्द सीखना चाहते हैं। इसलिए शब्द को कहा गया है लक्ष्य, यानी हम सीखना जो चाहते हैं वो हमारा लक्ष्य है। शब्द को कहा गया साध्य, और सिखाने के लिए हमारे पास कौन है, व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण में ग्रामर के सूत्र, नियम है, सामान्य नियम है, सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम कहते हैं लक्षण, उस सिद्धांत को हम कहते हैं साधन। तो व्याकरण एक साधन है जो हमें शब्द यानी लक्ष्य और साध्य को सिखाने का काम करती है। इसलिए व्युत्पत्ति में लिखा है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। लिंग विषय के बारे में कौन सी बात असमीचीन है, ये आपको छांटनी है कि कौन सा कथन इस बारे में गलत है। भाषा शब्द में स्त्रीलिंग है कि नहीं है, संस्कृतम शब्द नपुंसकलिंग में लिखा है कि नहीं लिखा है, व्याकरणम शब्द नपुंसकलिंग में लिखा है कि नहीं लिखा है, सर्वे समीचीना, क्या सभी सही है। तो प्यारे साथियों, हम सब पढ़े हैं, नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। डिपार्टमेंट आदि से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी जुड़ना चाहिए, निश्चित रूप से खूब लाभ मिलेगा आपको। भाषा शब्द में आपने एक प्रत्यय किया था, उस प्रत्यय का नाम बताइए, क्या पढ़े थे हम, टाप प्रत्यय, और टाप जहां लग जाता है बताइए वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। संस्कृत में आपने अक्त प्रत्यय किया था, भाव अर्थ में जाता हो तो नपुंसकलिंग होता है, बाकी कर्म अर्थ में जाने पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही आप रूप बना सकते हैं। व्याकरण में भी आपने लिट प्रत्यय किया था, और लिट प्रत्यय हमेशा सदाबहार नपुंसकलिंग शब्द बनाता है। इसलिए नो डाउट कि तीनों के तीनों ही शब्दों में जो लिंग आगे लिखा है वो एकदम आपका सही है। तो शेखावत भाई साहब का बिल्कुल सही जवाब है, सर्वे समीचीनम आपका उत्तर हो जाएगा, सभी अपनी अपनी जगह सही है। कति वेदांगानी, आखिर वेद कितने हैं। ध्यान रहे कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, हमसे प्रश्न कर रहा है वेदांग का और हमारे दिमाग में चलता है कि शायद वेद के बारे में पूछ रहा हो, तो ऐसी गलतफहमी का आप शिकार नहीं हो। कति वेदांगानी, वेदांग कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि षड वेदांगानी, वेदांग होते कितने हैं, 6 होते हैं, जिनमें आप क्रम से नाम पढ़ते हो, जो स्वर व्यंजन आदि वर्णों के उच्चारण आदि प्रकार को समझाती हो, किस स्वर व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है, उच्चारण स्थान के अलावा प्रयत्न कैसे होते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद में यज्ञ का अनुष्ठान करने संबंधी जो है वो कहाँ, कल्प में मिलता है। शब्दों का अनुशासन, शब्दार्थ, निर्णय, विश्लेषण, विवेचन, ये व्याकरण में मिलता है। उसके बाद में वैदिक शब्दों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ कौन है, निरुक्त है, वो आपको यहाँ मिलता है। यास्क मुनि इसके लेखक, इसको याद रखिएगा। जो भी ग्रेड 2nd 1st की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रहे कि वैदिक शब्दकोश होता है, उसका नाम होता है निघंटु। थोड़ी चर्चा करता हूँ, सुनिएगा कि जो वैदिक शब्द कोश हैं यानी वैदिक शब्द हैं, उन सब को एक जगह डाल दिया गया, एक शब्दकोश तैयार किया गया, उसका नाम रखा गया निघंटु। और निघंटु मानी जो वैदिक शब्दों का शब्दकोश डिक्शनरी है, उसकी व्याख्या करने का काम, उसका निर्वचन करने का काम बताइए कौन सा वेदांग करता है, निरुक्त। और निरुक्त के जो लेखक है वो कौन से मुनि है, यास्क मुनि। खूब प्रश्न आता है ग्रेड 2nd 1st में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमारे पास और कौन है, तो हमारे पास एक आपका छंद है जो पाद कहलाता है, और लास्ट में काल निर्णय का शास्त्र है जिसको हम ज्योतिष कहते हैं। तो इन 6 वेदांगों को हम, या 6 इन सभी अंगों को हम वेदों के अंग कहते हैं। और आपने ये भी जाना है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी इन सब वेदांगों में सबसे प्रधान मुख किसको कहा गया है, व्याकरण को कहा गया। जैसे पुरुष मानव जीवन में हमारे शरीर में सबसे प्रधान अंग मुख है, वैसे यहाँ पर भी देखो लिखा, अगला प्रश्न आपके लिए पूछा है किम मुखम स्मृतम, आखिर किसको मुख कहा गया है। तो याद रखिएगा किम मुखम स्मृतम, किसको मुख कहा गया है, शिक्षा को कहा है, कल्प को कहा है, छंद को कहा है कि व्याकरण को कहा है। प्यारे साथियों, लिखा है पाणिनीय शिक्षा में ये सब चीजें कहाँ हो रही है, चर्चा कहाँ होती है वेदांग आदि की, तो ये सब चर्चाएं होती है पाणिनीय शिक्षा में, क्योंकि स्वर वर्ण आदि के बारे में डिटेल से वर्ण विचार का जो विषय होता है वो पाणिनीय शिक्षा का मेन विषय है। तो व्याकरण शास्त्र को वेदों का मुख कहा गया है। कल्प को लिखा है हस्तौ कल्पौ, यानी कल्प को किसकी उपमा दी गई है, हस्त की। और क्योंकि आपके छंद भी आपके पाठ्यक्रम में, इसलिए याद रखिएगा, ये भी आ सकता है परीक्षा में कि छंदः कौ, तो आपको लिखना छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अतपट्यते ज्योतिषाम ऐनम चक्षु नृतम। तो वहां लिखा शिक्षा घ्राणम, घ्राण का मतलब होता है नासिका, नाक। तो मुख व्याकरण है, घ्राण शिक्षा है,
कल्पहस्त हैं और छंद क्या है आपके वेदों के पैर कहे गए यानी पाद कहे गए हैं। अगला सवाल नंबर 10 मेरा है, व्याकरण से कति मुख्य प्रयोजनानि। आप सब जानते हैं कि किसी भी शास्त्र को हम पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई विशेष प्रयोजन अवश्य होता है। लिखा है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अरे बिना प्रयोजन के तो मूर्ख आदमी भी कोई काम नहीं करता। फिर हम जैसे जो है ज्ञानी लोग हैं, एक तरह से बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग बिना कारण के कोई कार्य कैसे कर सकते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि मैं व्याकरण क्यों पढूं। तो व्याकरण इसलिए पढ़ें, तो भगवान पतंजलि हमारे आदरणीय कहते हैं कि बेटा व्याकरण इसलिए पढ़ने चाहिए। तो उन्होंने व्याकरण के प्रयोजनों को दो भागों में बांटा। कुछ प्रयोजनों को आपने मुख्य प्रयोजन कहा, यानी इनके लिए तो करना ही करना है, और साथ में कुछ बातों से उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया, उनको गौण प्रयोजन कहा कि वो असुर जो है अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे इसलिए गलती से मारे गए। हम कई बार गलत उच्चारण करते हैं, हमको प्रायश्चित यज्ञ करना पड़ता है, सरस्वती यज्ञ करना पड़ता है, उससे बचें। ऐसे कई सारी चीजों के उदाहरणों के साथ तो वो गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजनों की संख्या हमारे यहाँ 5 बताई है और गौण प्रयोजनों की संख्या 13 बताई है। इस प्रकार पतंजलि ने महाभाष्य में कुल मिलाकर व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए? 18। लेकिन आपने याद रखना है कि 5 मुख्य प्रयोजन है और बाकी 13 आपके गौण प्रयोजन है। तो व्याकरण के मुख्य प्रयोजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ध्यान रहे वार्तिककार कौन है? हमारे कात्यायन। और कात्यायनी जो वार्तिक लिखे हैं उनमें लगभग 4000 से 5000 वार्तिक उन्होंने लिखे हैं। लेकिन वर्तमान में भट्टोजी दीक्षित की बात माने तो प्रमाणिक वार्तिकों की संख्या 836 है। और इन 836 वार्तिकों में सबसे पहला जो वार्तिक पढ़ा गया उसका नाम है रक्षोहागम लघव संदेहा प्रयोजनम। सबसे पहला जो वार्तिक लिखा गया आपके लिए उसका नाम है रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, जिसके माध्यम से आपको 5 प्रयोजनों के बारे में बताया गया है कि रक्षा ऊह आगम लघु असंदेहम। बोला यह है क्या? वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। ऊहा का मतलब होता है कि वैदिक मंत्रों में यथास्थान लिंग विभक्ति वचन का ज्ञान कौन कराएगा? तो उस ऊहा को कहते हैं यथा विभक्ति लिंग वचन ज्ञान कराना। और आगम कहते हैं कि शास्त्र का आदेश है ब्राह्मण के द्वारा बिना किसी कारण के धर्म के लिए 6 अंग और 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए। 6 अंग का अध्ययन करना चाहिए तो भाई वहां 6 अंगों में प्रधान आपका मुख भी आता है, व्याकरण भी आता है, तो पढ़ना चाहिए। लघु का मतलब व्याकरण हमेशा शास्त्र को छोटा करता है इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। और असंदेह का मतलब होता है कि व्याकरण पढ़ने वाले को संदेह पैदा ही नहीं होता। तो आपको कहीं पर भी भाषा में, आपको कहीं पर भी शब्दों में संदेह ही पैदा ना हो इसके लिए भी आपको व्याकरण पढ़नी चाहिए। और संदेह हो भी जाए तो उसका निवारण करने के लिए भी आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। आप बहुत दिनों बाद जुड़े हैं कक्षा में, मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो अवसर मिला है मुझे आपसे जुड़ने का और आपको मुझसे जुड़ने का। तो पढ़ते चलें और सीखते चलें। चलिए बात करते हैं आगे हम व्याकरण से कति गौण प्रयोजनानि। अभी जो चर्चा मैंने की है उसी का प्रश्न है कि व्याकरण के कितने गौण प्रयोजन हैं। तो 5 मुख्य प्रयोजन के बाद में यहाँ थोड़ा सा शुद्ध लिखा है, इसको आप त्रयोदश पढ़िएगा कि व्याकरण के हमारे यहाँ मुख्य 5 प्रयोजन पढ़ने के बाद में गौण प्रयोजन कितने पढ़े हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 13 गौण प्रयोजन बताए गए हैं। तो 5 मुख्य प्रयोजन है, उसके अलावा आपके गौण प्रयोजन कितना हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। आगे मेरा 12वां नंबर का सवाल आपसे कहता है कि त्रिमुनि कौन है? आखिर त्रिमुनि के कौन त्रिमुनि है? तो पाणिनि है, कात्यायन त्रिमुनि है, पतंजलि त्रिमुनि है कि सभी के सभी त्रिमुनि हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कहेंगे सर पाणिनि भी, पतंजलि भी और कात्यायन भी, यानी तीनों मिला के ही त्रिमुनि कहलाते हैं, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे, है ना। अब मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि आखिर त्रिमुनि शब्द आया कहां से? कौन से व्याकरणाचार्य ने त्रिमुनि शब्द इन तीनों मुनियों के लिए प्रयोग किया है? क्योंकि हम लोग रीड के साथ साथ में ग्रेड 7 और फर्स्ट ग्रेड की भी चर्चा हम कर रहे हैं। लगे हाथ कुछ ऐसी बातें जो आपके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएंगी, उनकी चर्चा करना भी आवश्यक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि तीनों मुनियों के लिए त्रिमुनि जो शब्द दिया है और इनकी रचनाओं को जो तदुक्ति आप लोग बोलते हो, ये शब्द दिया किसने है? आखिर कहां से आया है? तो आप फटाफट से मुझे कमेंट्स करके जवाब देंगे। कहा सूत्रकार है। इन तीनों मुनियों में सूत्रकार कौन है? सूत्रम करोति इति सूत्रकारः। उपपद तत्पुरुष समास का सूत्रकार बहुत अच्छा उदाहरण भी है। तो ध्यान रहे सूत्रकार कौन है? पतंजलि तो नहीं है, कात्यायन तो नहीं है, कोई भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो सूत्रकार कौन है? हमारे आदरणीय पाणिनि सूत्रकार है। बात करें हम पतंजलि की तो पतंजलि ने बहुत विस्तृत से चर्चा करने के कारण भाष्यकार कहलाते हैं। और हमारे आदरणीय जो कात्यायन है, इन्होंने वाक्य रूप में यानी सूत्र से थोड़े बड़े, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? वाक्य या वार्तिक। तो ये वार्तिककार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाणिनि सूत्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि वार्तिककार कौन है, यानी वार्तिककार किसको कहा जाता है? अभी बात करी कि सूत्रकार है। और ये देखिए साहब प्यारा सा प्रश्न है, कई बार असमंजस में आ जाते हैं हम, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में मिलते हैं, हम दीवाने हो जाते हैं, फूला फूल गई काल का दिन भूल गई, फूल करके कुप्पा हो जाते हैं और अगले वाले ऑप्शन को पढ़ने का दुस्साहस नहीं करते हैं। हमको हमेशा परीक्षा के 4 ऑप्शन पढ़ने चाहिए ताकि गलतियों की संभावना कम हो। 3-4 प्रश्न आपके लगभग नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं।
चलिए कमेंट्स आया है कि सर त्रिमुनि और तदुक्ति कहने वाले आदरणीय भट्टोजी दीक्षित थे। ध्यान रहे, भट्टोजी दीक्षित ने अपने मंगलाचरण यानी सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में लिखा है मुनि त्रयम नमस्कृत्य, तो मुनि त्रयम नमस्कृत्य, तो तीनों मुनियों के लिए त्रिमुनि शब्द का प्रयोग किया। और तदुक्ति ही परिभाव्य है, और उनकी रचनाओं को भलीभांति में अनुसंधान करके, इसका मतलब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि कहने वाले भट्टोजी दीक्षित हैं, और उनकी रचनाओं को अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य को भी तदुक्ति कहने वाले पहले मुनि का नाम आदरणीय भट्टोजी दीक्षित। ध्यान रखिएगा शास्त्री वाले लोग बात। तो वार्तिकार कौन है? तो देखो मेरा उत्तर कात्यायन भी मिल गया, और कात्यायन का ही बचपन का वास्तविक मूल नाम क्या था? वररुचि। तो दोनों ही ऑप्शन में है, इसलिए मेरा उत्तर यहां चला जाएगा ब तथा श, यानी कात्यायन भी है वही आपका वररुचि, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। अब दो तो मैं भर नहीं सकता, इसलिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? द वाला। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए तो उत्तर ब तथा स दोनों जाएगा। आगे देखिए, कहा उक्तवान, कौन बोला कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम? कौन से मुनि ने, आपके आदरणीय मुनि ने व्याकरण की परिभाषा देते हुए आपको समझाया कि लक्ष्य और लक्षण को व्याकरण कहते हैं? तो बताइए कौन से मुनि ऐसा है जो कहते हैं? तो याद रखिएगा, आदरणीय महाभाष्यकार जो पतंजलि हैं, उन्होंने अपने महाभाष्य नाम की रचना में लिखा है कि लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। अब ये भी मैं आपसे कह रहा था कि जो सीखने का हमारा भाषा में लक्ष्य होता है उसका नाम क्या होता है? शब्द। और सिखाने वाला कौन? व्याकरण, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? सूत्र। तो एक ऐसी कक्षा, ऐसी व्याख्या जहां पर शब्द और सूत्र की व्याख्या की जाती हो, जिस शास्त्र में शब्द और सूत्र की चर्चा की जाती हो, शब्दों को सिखाने के लिए सूत्र की सहायता ली जाती हो, ऐसे शास्त्र का नाम ही व्याकरण होता है। तो लक्ष्य का मतलब शब्द है, लक्षण का मतलब सिखाने वाला सूत्र है, और इन दोनों का नाम ही व्याकरण। ऐसा कहने वाले आदरणीय कौन? पतंजलि महोदय हुए। आगे हम बात करें 16वें प्रश्न की, तो 16वां प्रश्न कहता है कै भाष्यकार है? भाई भाष्यकार कौन है? तो कात्यायन को हमने वार्तिककार कहा, पाणिनि को सूत्रकार कहा, हमारे आदरणीय भाष्यकार कौन है? पतंजलि है। इन शब्दों के कुछ गूढ़ अर्थ भी हमें आगे चर्चा करूंगा, जो हमारे 200 सवाल के बाद, रेट के लेवल के 200 सवाल के बाद आगे जब हम चर्चा करते हैं तो ग्रेड सेकंड फर्स्ट के लेवल के सवाल निकल के आते हैं, उनमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इनको भाष्य क्यों कहते हैं, ये वार्तिक को वार्तिक ही क्यों कहा है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाष्यकार कौन? हमारे आदरणीय पतंजलि है। अच्छा, पाणिनि का अपर नाम क्या है? पाणिनि है अपर यानी दूसरा, नाम मानी नाम किम मानी क्या है? नाम शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए देखो नाम किम ऐसा पूछा, नाम कह नहीं पूछा। पाणिनि का दूसरा नाम आहिक, ये भी है। दाक्षी पुत्र, दाक्षी के पुत्र है इसलिए ये भी है। शालंक के पुत्र माने जाते इसलिए शालंकी भी है। तो सर आपका उत्तर हो जाएगा सर्वे। ध्यान रहे, कई बार विद्यार्थी इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, उनको लगता है कि पतंजलि के महाभाष्य का विभाजन आन्निकों में किया गया है, तो शायद आहिक, आन्निक ये मिलते जुलते नाम है, इसलिए आप उसको उठा करके किसके लिए ले जाते हो? पतंजलि के लिए ले जाते हो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। ध्यान रहे, आहिक पाणिनि का नाम दिया गया, और मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं आपके त्रिकांड शेष के नाम से ग्रंथ है, नाम है ग्रंथ का त्रिकांड शेष, और त्रिकांड शेष के लेखक का नाम है पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने भगवान पाणिनि के 6 नाम बताए हैं और भगवान कात्यायन के 5 नाम बताए हैं। तो पाणिनि के त्रिकांड शेष नाम के ग्रंथ में 6 पूरे नाम मिलते हैं। उन 6 में से 3 नाम आपके सामने लिखे हैं, आहिक, दाक्षी का पुत्र, शलंक का पुत्र। इसके अलावा पाणिनि के लिए एक दूसरा शब्द और आता है, उसका नाम है पाणिनि, और आगे जाकर के पाणिनि को और आगे बढ़ाने पर एक ही शब्द और आता है पाणिनि। और शलातुर के निवासी रहने के कारण, शलातुर के वासी होने के कारण इनको शालातुरीय भी कहा जाता है। जैसे मैं भारत का वासी हूँ, भारतीय हूँ, गोनर्द के वासी गोनर्दीय कहलाएंगे, शलातुर के वासी शलातुरीय कहलाएंगे। तो ये 6 पूरे नाम पाणिनि के समादर से लिए जाते हैं, और ये त्रिकांड शेष पुरुषोत्तम देव के द्वारा लिखी हुई है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे हम 18वें कात्यायन से अपरम नाम के। मैंने अभी अभी कहा था कि त्रिकांड शेष नाम की रचना में पुरुषोत्तम देव ने पाणिनि के 6 नाम बताए हैं और कात्यायन के 5 नाम बताए हैं। उनमें से एक नाम है पुनर्वसु, बुद्धि को जीतने के कारण मेधाजित, और बचपन का नाम वररुचि। इसके अलावा कात्यायन का एक नाम ऊपर आप पढ़ ही रहे हैं कात्यायन, और उसके लिए एक नाम और अलग से याद करना हमको, कात्य। तो कात्य, कात्यायन, मेधाजित, पुनर्वसु और वररुचि। बताओ कात्यायन के कुल कितने मुख्य प्रमाणिक नाम बताए गए? 5। और ये बताने वाले फिर कह रहा हूं पुरुषोत्तम देव हैं, जिन्होंने त्रिकांड शेष नाम की जो है रचना की है ग्रंथ की। ठीक है, उन्होंने लिखा है। कति वार्तिकानी, भाई वार्तिक कितने हैं? यानी भट्टोजी दीक्षित के अनुसार प्रमाणिक वार्तिक जो वर्तमान में माने जाते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। 836 है, 936 है, 736 है, 536 है। तो कितने वार्तिक हम मानते हैं? तो याद रखिएगा, हम वर्तमान में 836 मानते हैं, और ये हम नहीं मानते, ये हमारे लिए प्रमाण है कि हमारे आदरणीय सिद्धांत कौमुदी के लेखक जिनका नाम भट्टोजी दीक्षित हैं, उनके अनुसार हम मानते हैं, तो वो 836 वार्तिकों को अनुमति देते हैं। कहते हैं कि कुछ काम के नहीं थे, कुछ पता नहीं गुमनाम हो गए हों। ध्यान रहे, आपने पाणिनि के 1500 सूत्रों के साथ छेड़छाड़ की है।
यानी वार्तिकों का लेखन कितने सूत्रों पर किया गया? 1500 सूत्रों पर। और आपने यानी कात्यायन ने जब वार्तिक लिखे थे तो वार्तिकों की संख्या लगभग 4000 से 5000 तक वार्तिक थे, लेकिन कुछ वार्तिक अकारण काम नहीं थे, कोई फालतू के थे, ऐसे करते खंडन मंडन करते करते वर्तमान में जो वार्तिकों की प्रामाणिकता और उपलब्धता स्वीकार की जाती है वो केवल 836 मानते हैं। तो 1500 सूत्रों पर लिखा, 4000 से 5000 वार्तिक लिखे और वर्तमान में 836 वार्तिकों की उपलब्धि या प्रामाणिकता मानी जाती है। पतंजलि पर नाम के, पतंजलि के तो बहुत सारे नाम है, हालांकि प्रमाणिक संख्या नहीं है इनकी, लेकिन बहुत सारे नाम है कि गौणिका इनकी माता का नाम, इसलिए गौणिका पुत्र कहलाते हैं। गौनर्द के वासी हैं, गौनर्द को गोंडा प्रदेश भी कहते हैं, ध्यान रहे। और गोंडा प्रदेश यूपी जिले का एक जिला, यूपी राज्य का एक जिला है, गोंडा जिला सुना हो। तो गोंडा का पुराना नाम गोनर्द था और गोनर्द के वासी होने के कारण पतंजलि को गोनर्दीय कहते हैं। गोंडा जिला यूपी का एक जिला है। चूर्णिकार भी इनका नाम है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से आपने सिद्धांत निरूपण किया है, व्याख्या की है। तो गौणिका पुत्र कह लीजिए, गोनर्दीय कह लीजिए, चूर्णिकार कह लीजिए, और इसके अलावा इनको पदका भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको पदशेषकार भी कहा जाता है, पदशेषकार। इसके अलावा आपको अहिपति, क्योंकि आप शेष नाग के अवतार हैं इसलिए आपको अहिपति भी कहा जाता है। शेष नाग से शेष लेते हैं और सांप का पर्यायवाची अहि तो शेषाही भी कही जाता है। आपको फणिभ्रत भी कहा जाता है, आपको नागनाथ भी कहा जाता है। तो जितने भी आपके नाग के या शेष नाग के नाम है वो सब आपके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आप शेष राज हैं, यानी शेष सब राजा है शेष राज है। तो इतने सारे नाम आपको पतंजलि के मिलते हैं। तो विशेष नाम आपको दो याद करने हैं, गौणिका पुत्र और गौनर्द के वासी। गौनर्द ये कौन है? पाणिनि है, पतंजलि है। बाकी चूर्णिकार, पदका, पदशेषकार, अहिपति, शेषाही, फणिभ्रत, नागनाथ, शेषराज, ये सब के सब किसके नाम माने जाते हैं भाई आपको? चलो बात करते हैं पंचपाठी इत्यस्य रचयिता। पंचपाठी की रचयिता कौन है? पंचपाठी में समास भी ध्यान रखिएगा। पंचानाम पाठानाम समाहारयति पंचपाठी। हुआ क्या है कि अष्टाध्यायी लेखन में, अष्टाध्यायी में केवल सूत्रों का पाठ किया गया। अब कई चीजें राज की राज रह गई, जैसे अजाद्य तष्टाप, आजादी गण के शब्दों से टाप प्रत्यय कहना चाहिए। हमें क्या पता आजादी गण में कौन आएगा? तो उस आजादी गण की विशेष व्याख्या करने के लिए आपने यानी भगवान पाणिनि ने आगे जाकर क्या किया? पंचपाठ बना दिए। याद रहे पंचपाठ वास्तव में क्या है? एक परिशिष्ट यानी शेष बचा हुआ भाग है, परिशिष्ट भाग कहते हैं इनको। और परिशिष्ट मानी शेष भाग हिस्सा किसका है? ये अष्टाध्यायी का। यानी अष्टाध्यायी में कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां नहीं कह पाए, क्योंकि वहां तो अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला सूत्र ही कहना था, तो सूत्रों में सारी बात नहीं कह सकते थे, तो अब कहां कहें? तो भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखने के बाद अष्टाध्यायी की पूर्ति के लिए उसी के अंग रूप में पंच पाठों की रचना की। और पंच पाठों में जैसे एक जगह धातुओं का संग्रह करके बता दिया कि ये धातुएं होती है, कुछ अलग सूत्र थे उनका एक जगह पाठ करके सूत्र पाठ कर दिया, कुछ काल्पनिक उन आदि प्रत्ययों का नाम लेकर कुछ शब्दों को बनाना था इसलिए उन काल्पनिक प्रत्ययों का संग्रह उनादि पाठ कर दिया। तो धातु सूत्र गणों उनादि कई सारे एक समान शब्दों के समूह को गण पाठ कहा गया। और इन शब्दों में आपको पुल्लिंग समझना चाहिए, इन शब्दों में आपको स्त्रीलिंग समझना चाहिए, इन शब्दों में आपको नपुंसक लिंग समझना चाहिए। इस प्रकार से लिंग का विभाजन भी कर दिया, पुल्लिंग ये समझे, स्त्रीलिंग ये समझे, नपुंसक लिंग ये समझे। इस प्रकार से लिंगानुशासन के नाम से भी आपने काम किया। तो पंचपाठी के रचयिता का नाम आदरणीय कौन है? पाणिनि है, ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न आपसे निवेदन करता है कि पाणिनि रचना का, आखिर पाणिनि की रचना कौन है? जाम्बवती विजयम है, पाताल विजयम है, अष्टाध्यायी है कि सभी हैं? ध्यान रहे जाम्बवती विजयम एक महाकाव्य है और उसी का दूसरा नाम बताओ क्या है? पाताल विजयम। तो दो अलग अलग रचनाएं नहीं है, वास्तव में दोनों क्या है? एक ही रचना है। और इस महाकाव्य में जो छोटा सा कथानक है उसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण पाताल की एक राजकुमारी जिसका नाम होता है जाम्बवती, जाम्बवती को जीते और जाम्बवती को जीतने के लिए पाताल को जीतना पड़ता है। तो पाताल लोक को जीत करके जाम्बवती से विवाह करने का वर्णन इसमें है, इसलिए इसका नाम जाम्बवती विजयम महाकाव्य या पाताल विजयम महाकाव्य है। और आप सब जानते हैं कि अष्टाध्यायी भगवान पाणिनि की सर्वप्रमुख रचना है। ये दोनों ही रचना, तीन नहीं बोलूंगा मैं, दो इसलिए क्योंकि दोनों एक ही है। तो ये दोनों रचना ही महाकाव्य और ये अष्टाध्यायी जो है आपके भगवान पाणिनि की रचना मानी जाती है। स्वर्गारोहणम इत्यस्य रचनाकार कह, स्वर्गारोहण का रचनाकार कौन है? ऐसा माना जाता है कि पाणिनि के सहपाठी कात्यायन, इसलिए पाणिनि से हमेशा कात्यायन की प्रतिस्पर्धा रही। भगवान पाणिनि ने सूत्र लिखे तो वार्तिककार ने कात्यायन ने वार्तिक लिख दिए। भगवान पाणिनि ने जाम्बवती विजयम और पाताल विजयम के नाम से महाकाव्य लिखा, तो कात्यायन को भी लगा कि यार मुझे भी कुछ महाकाव्य वगैरह लिखना चाहिए। आपने भी एक छोटे से कथानक को लेकर के एक महाकाव्य लिखा और उस महाकाव्य का नाम रखा स्वर्ग आरोहणम।
स्वर्ग में आरोहण चढ़ाई करने का। याद रहे कि ये कौन है इनके लेखक, तो आपका जवाब होना चाहिए वररुचि इनके लेखक हैं। तो जाम्बवती विजयम या बोला मैंने और नहीं बोला, या पाताल विजयम के लेखक का नाम पाणिनि है, और स्वर्गारोहणम महाकाव्य है, ये भी आपको इसके लेखक का नाम कौन है, वररुचि है। ध्यान रखिएगा इसको। 24वां सवाल आपकी नजरों के सामने है, कति आन्निकानि महाभाष्य। पतंजलि की रचना महाभाष्य का नाम आपने सुना है, और महाभाष्य का विभाजन किया गया आन्निकों में। जैसे गणित में प्रश्नावली होती है, महाकाव्य में सर्ग होते हैं, नाटक में रूपकों में अंक होते हैं, आप हिंदी में पढ़ते हो तो वहां लिखा होता है अध्याय, संस्कृत में लिखा होता है पाठ। उसी प्रकार से महाभाष्य के अलग अलग जो पाठ हैं उनको क्या नाम दिया गया, तो वहां आन्निक कहा गया है। और इन आन्निकों की टोटल संख्या आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको जवाब देना, दोनों एक साथ है, इसलिए मेरा जवाब क्या हो जाएगा 84-85। अलग होता तो मैं 84 को टिक लगाता। तो महाभाष्य का विभाजन आन्निकों में किया गया है, और आन्निकों की संख्या 84 मानी गई है। दोनों साथ लिखा, 84-85 भी उत्तर आपको तो पहले यही मानना है। बोला आन्निक होता क्या है? आन्निक का मतलब अहन शब्द से बना हुआ शब्द है, यानी मूल आपका शब्द ये है आन्निकम। बोला सर आन्निक का मतलब, तो अहन शब्द में आप तृतीय विभक्ति कर लीजिए, क्या बन जाएगा, अहना। और एक दिन में जो निवृत्त हो जाए, यानी जो काम पूरा हो जाए, उसको कहते हैं अहन्ना निवृत्तम इति आन्निकम। यानी एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आन्निक। अब महाभाष्य में आन्निक का कोई काम काज तो है नहीं, कोई मेहनत मजदूरी तो हम कर नहीं रहे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पढ़ना कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो एक दिन में महाभाष्य जितना पढ़ा जाए, उस एक दिन में पढ़े गए महाभाष्य के भाग का नाम आन्निक रखा गया। इसका मतलब यह है कि महाभाष्य को पढ़ने में कुल कितने दिन लगे, 84 दिन लगते हैं। तो 84 दिन में जो पढ़ा गया वो 84 आन्निक, एक दिन में जो पढ़ा गया उसका नाम वो है आन्निक। अगला प्रश्न है मेरा आपसे, प्रथम आन्निकस्य नाम किम। पहला जो आन्निक है, यानी पहले दिन जो पढ़ा जाता है महाभाष्य में, उसका नाम क्या। आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में भी सबसे पहले जो पढ़ी जाती है, पूरे संविधान का निचोड़ सारांश, उसकी आत्मा, प्रस्तावना पढ़ी जाती है। वैसे यहां पर भी महाभाष्य की प्रस्तावना पढ़ी गई, जिसका नाम रखा गया पसपस का आन्निक, पसपस आन्निक। पसपस आन्निक में जो पसपस प्लस आन्निक में आप पसपस शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब होता है भूमिका, यानी कि प्रस्तावना, यानी कि आमुखीकरण या आमुख। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है इसका, और एक चौथा पर्यायवाची शब्द आपके सामने लिखा है। आपने किताबों के आगे लिखा हो, देखा होगा, आमुख लिखा होता है। तो आमुख कहो, भूमिका कहो, प्रस्तावना कहो या पसपस कहो, बात एक ही है। तो पूरे महाभाष्य की मनसा क्या है, महाभाष्य आपको सिखाना क्या चाहता है, महाभाष्य में किसका वर्णन किया गया, किस रूप में किया गया, महाभाष्य में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, उन सबको एक निचोड़ रूप में, एक प्रस्तावना के रूप में, भूमिका के रूप में पसपस आन्निक में पढ़ा गया। इसलिए पहले आन्निक का नाम क्या है, पसपस आन्निक है, ध्यान रहे। अच्छा, आपको पता है, जानकारी है कि महाभाष्य में संज्ञा प्रकरण जैसे आप लोग पढ़ते हो स्टार्ट में, वर्ण विचार कहो, संज्ञा प्रकरण कहो, बात एक ही है। तो आप जितने भी समय लोग शास्त्री, शिक्षा शास्त्री या ग्रेड सेकंड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, रीट वालों से कह रहे, मैं इतनी उम्मीद नहीं करता, फिर भी आप लोग मुझे ये बताओ कि संज्ञा प्रकरण का नाम महाभाष्य में क्या है। भाई आपने अष्टाध्यायी में या लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, कारक प्रकरण, समास प्रकरण। तो मुझे ये बताओ कि महाभाष्यकार ने संज्ञा प्रकरण का नाम क्या दिया, क्या उन्होंने संज्ञा प्रकरण ही पढ़ा है, या फिर उन्होंने तो आन्निक पढ़े हैं, तो उन्होंने कौन सा आन्निक नाम दिया। तब तक मैं अगला प्रश्न आपके लिए ले आता हूं। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचनाकार कह। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी वर्तमान संस्कृत व्याकरण के लिए पाणिनीय प्रवेशिका मानी जाती है। पाणिनीय संस्कृत को समझना चाहते हो, व्याकरण को समझना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले प्रवेश कौन कराएगी, लघु सिद्धांत कौमुदी कराएगी। और इनके लेखक आदरणीय हमारे आचार्य, जिनका नाम क्या है, वरदराज आचार्य है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक का नाम वरदराज आचार्य जी है। अगला है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, यानी सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है, आपको बताना था। तो ध्यान रहे, सिद्धांतानाम कौमुदी, जो सिद्धांतों की कौमुदी है, नियमों की कौमुदी है, उसके रचनाकार कौन है, तो वरदराज जी के गुरु हुए हैं। और वरदराज जी के गुरु का नाम क्या है, भट्टोज दीक्षित है। भट्टोज दीक्षित ने पहली बार व्याकरण के अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या लिखने का काम किया है। तो नंबर एक बात ध्यान रहे, ये वास्तव में सिद्धांत कौमुदी है क्या, तो ये सर अष्टाध्यायी की टीका है, यानी उसकी व्याख्या करने वाला व्याख्या ग्रंथ है। दूसरी बात, स्वतंत्र व्याकरण ग्रंथ को आधार मान करके जब व्याकरण में कोई दूसरा ग्रंथ लिखा जाता है, यानी स्वतंत्र ग्रंथ है लेकिन आधार कोई दूसरा पुराना व्याकरण ग्रंथ हो, तो ऐसे ग्रंथों को प्रकरण ग्रंथ व्याकरण की भाषा में कहते हैं। साहित्य की भाषा में, रूपक की भाषा में जिसमें 10 अंक होते हैं वो प्रकरण कहलाता है। लेकिन व्याकरण की भाषा में कोई ऐसा व्याकरण का ग्रंथ जो स्वतंत्र है लेकिन वो उसका आधार कोई ना कोई दूसरा व्याकरण ग्रंथ है, तो उसको प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। और संस्कृत व्याकरण में सबसे प्रथम प्रकरण ग्रंथ लिखने का गौरव भट्टोज दीक्षित को हुआ, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी नाम की रचना लिखी। ध्यान रहे, अष्टाध्यायी की व्याख्या है, और ये पूरी की पूरी संपूर्ण अष्टाध्यायी की व्याख्या करती है। यानी लगभग जो 4000 सूत्र आप पढ़ते हो ना, उन लगभग सारे के सारे सूत्रों की व्याख्या का काम किसने किया,
भट्टोजी दीक्षित ने किया। आपने पूरे अष्टाध्यायी के लगभग जो भी 4000 सूत्र आप पढ़ते हो, लगभग बोला मैंने अभी, उन सब के सूत्रों की अर्थ बताना, ये सारा काम किया और अर्थ का नाम आपने क्या रखा? वृत्ति रखा। इसलिए आगे जाकर के आदरणीय भट्टोजी दीक्षित को हम व्याकरण शास्त्र में वृत्तिकार के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग 3 कार पढ़े हो, सूत्रकार, वार्तिकार, भाष्यकार। आज से आपको याद रखना है कि सूत्रों की वृत्ति यानी अर्थ लिखे जाने के कारण आदरणीय भट्टोजी दीक्षित को हमने वृत्तिकार का नाम दिया है, तो इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। तो ये अष्टाध्याय की एक व्याख्या ग्रंथ टीका है। ये एक प्रथम संस्कृत व्याकरण का प्रथम प्रकरण ग्रंथ है। 4000 संपूर्ण अष्टाध्याय की व्याख्या दीक्षित में वृत्ति लिखी कहलाते हैं। और भी बातें भट्टोजी दीक्षित आदि के बारे में आते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे। अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रथम सूत्र कौन है? अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्रों को आप पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला आपका सूत्र कौन सा आता है? वृद्धि राधेय आता है। वैसे संज्ञा पद हमेशा पीछे आता है, संगी पद हमेशा पहले आता है। जिसका नाम होता है वो संगी कहलाता है और जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे अदेंग तो अतेंग की, ये संगी है। गुण गुण संज्ञा होती है। अचो अंत्यादेटी, अचो शब्द हमेशा आगे आता है। केवल एकमात्र व्याकरण का सूत्र है जिसमें उल्टा पुल्टा किया गया। आदेंग गुण की तरह आदेश वृद्धि नहीं कहा गया, बल्कि वृद्धि आदेश कहा गया। उसका कारण है कि ऐसा क्यों किया? पाणिनि तो स्वयं भगवान व्याकरण लिखने वाले हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तो आप सब जानते हैं कि वृद्धि शब्द का पूर्व प्रयोग किया जाना जरूरी था। वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है, यानी मंगलाचरण करना था, इसलिए मंगलार्थक वृद्धि शब्द का पूर्व प्रयोग किया गया। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, इसलिए मंगलाचरण करना था। सूत्र में कैसे मंगलाचरण करें? तो उन्होंने वृद्धि शब्द ही पहले रख दिया कि मैं भी बढ़ूं उत्तरोत्तर इस ग्रंथ को लिखने में और मुझे पढ़ने वाले भी उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। तो अष्टाध्यायी का पहला जो सूत्र है उसका नाम वृद्धि राधेय है। कौन बंदा है जो मुझे ये बताएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र कौन सा है? कौन व्यक्ति है जो मुझे ये बताएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र क्या है? वॉइस ठीक नहीं आ रही, वॉइस ठीक कैसे आएगी? आवाज क्यों डिस्टर्ब हो रही है? सही साफ आ रही है क्या? सभी के मैसेज आए इसलिए कह रहा हूं। अभी सही आनी चाहिए आपकी। वो क्या माइक अंदर था ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो मेरे दिल की धड़कनों के पास था, तो वो धड़कनें बीच बीच में आपको डिस्टर्ब कर रही थी। हलंत्यम है, बहुत बढ़िया। पूजा जी किताब आ जाएगी सेकंड ग्रेड की। लास्ट अशुद्धि संशोधन पर जोरदार काम हो रहा है। अशुद्धि संशोधन पर थोड़ा काम हो रहा है, इसलिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र आपका वृद्धि राधेय है। मैंने पूछा था कि लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र, तो सबने जवाब दिया हलंत्यम है। अच्छी बात है। हलंत्यम सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने पहला सूत्र बनाया है। ठीक है। अष्टाध्यायी ग्रंथ का अंतिम सूत्र कौन सा है? अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र का नाम है अ, यानी सबसे पहले सूत्र का नाम वृद्धि राधेय है और अंतिम जो सूत्र है उसका नाम अ है। इसके बाद हम अंतिम प्रश्न आज का, क्योंकि आज भूमिका स्वरूप मुझे आपको पढ़ाना था, आपसे रूबरू होना था। भाषाया निम्नतम इकाई उच्यते, ये तो अब तक प्रस्तावना भूमिका के ही सवाल थे। अब हम प्रॉपर चलते हैं अपने शिक्षण कार्य में कि भाषाया निम्नतमा इकाई उच्यते, भाषा की सबसे निम्नतम इकाई का नाम क्या है जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता? वैसे तो आप सब जानते हैं कि भाषा की सबसे निम्नतम इकाई का नाम क्या होता है? ध्वनि। इसी ध्वनि को हम कहते हैं अक्षर। लेकिन जब ध्वनि को हम दे देते हैं किसका रूप? लिपि का रूप। और लिपि वाला रूप आगे जाकर वही अक्षर बताओ क्या हो जाता है? वर्ण। तो हम यूं कहेंगे कि जब बोलते हैं तो वो अक्षर है, लिख देते हैं तो वर्ण है। तो अक्षर का हो चाहे वर्ण का हो, बात एक ही है। किसी भी भाषा के निम्नतम स्तर की इकाई का नाम क्या होता है? वर्ण होता है, क्योंकि वर्ण का आगे विभाजन संभव नहीं है। यही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आप सब आज भी 600-700 लोग जुड़े हैं, अच्छी बात है। और आज के लिए भूमिका थी, मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा था और आप लोगों को शिक्षण के प्रति आगे लेकर जाने का पहला प्रयास आज से हम स्टार्ट किए हैं। ये बहुत लंबी यात्रा, अपनी लगभग मान के चलिए कम से कम 8 महीने की यात्रा रहेगी। अब रीट का एग्जाम जुलाई में देंगे, तो आप सभी जुलाई तक निश्चित रूप से आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट मैं करवा दूंगा। आप वहां जुड़े रहें। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले आप सब जानते हैं कि जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं वो रेट के बाद मेन थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए संस्कृत पढ़ेंगे निश्चित रूप से। सेकंड ग्रेड का एग्जाम आप देंगे दिसंबर में, फर्स्ट ग्रेड का आप एग्जाम जनरल शिक्षा विभाग में देंगे आप अक्टूबर में। संस्कृत शिक्षा विभाग से भी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, वो एग्जाम आप देंगे। और सेकंड ग्रेड का एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप नवंबर जनवरी के आसपास आप देंगे। तो लगभग हमारे एक कारवां मान के चलिए फरवरी माह तक चलेगा
अभी आपका महीना चल रहा है, मई का अंतिम हम चल रहे हैं, तो जून से लेकर के 7 और 2 9 महीने का ये टारगेट है। 9 महीने बाद आपका रिजल्ट आना है। तो 9 महीने बाद रिजल्ट आपका बहुत जोरदार आएगा, आपकी मनोभाव मनोनुकूल आपका रिजल्ट मिलेगा। और कल आप निर्धारित 8 बजे कक्षा से जुड़ेंगे। 2-5 दिन में हम जैसे लय पकड़ेंगे, क्वेश्चनों की संख्या 50 कर देंगे, 1 घंटा फिक्स रहेगी। कक्षा के बीच में कोई वार्ता नहीं की जाएगी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा ताकि आपका समय खराब नहीं हो। व्यापार करना प्रथम उद्देश्य नहीं है मेरा, हमेशा उद्देश्य रहा आपके लिए काम करना। जो विद्यार्थी वास्तव में किसी कारण से कोर्स खरीद कर नहीं पढ़ सकते या कोई और कारण जो भी हो मुझे नहीं पता, जयपुर में या राजधानी में आकर बड़ी फीस देकर के आप नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए वास्तव में कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से ही सही लेकिन उनका पेपर हमेशा हल करवाया जाए। हम अभी टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किए हैं। सप्ताह में एक दिन अपना पूरा 3 घंटे का कॉन्सेप्ट रहेगा ओल्ड पेपर का, यानी पुराने जो पेपर आपके आए हैं उन पेपर्स की व्याख्या करने का भी अपना एक सेगमेंट रहेगा। उस सेगमेंट में हम 3 घंटे की कक्षा हर सप्ताह में एक दिन हम रखने वाले हैं। उसमें हम ओल्ड पेपर ले लेंगे 1। इस प्रकार 1 महीने में 4 ओल्ड पेपर लेंगे। ध्यान रहे सेकंड ग्रेड के 2010 से लेकर अब तक 5 पेपर और फर्स्ट ग्रेड के 4, यानी 9 ओल्ड पेपर हैं। शिक्षा विभाग के मिलवा दोगे तो लगभग 10 पेपर आपके हो जाएंगे। तो ओल्ड पेपर हमारे 10 पेपर हमारे आए हुए हैं और उसके अलावा बाकी और भी न जाने भारत के हर राज्य के कितने सारे पेपर्स आपके सामने हो चुके हैं, उन सभी का कलेक्शन हम कर रहे हैं। 14,000 पेपर्स की सीरीज में करवाने जा रहा हूं, ध्यान रहे। उसमें 5,000 सवाल रीड के भी उपयोगी रहेंगे और बाकी 6,000 सवाल 7,000 60,000 सवाल हमेशा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी रहेंगे। शुरुआती जो प्रश्न रहेंगे वो रीड के लिए भी और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। जैसे हम 200 प्रश्न क्रॉस करें आपको समझ जाना है, हम थंबनेल में से रीड हटा देंगे, वो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ही रहेंगे। लेवल हम हमेशा सरल से कठिन की और आज के प्रश्न सबको सरल लगे होंगे। जैसे मैं 100 क्वेश्चन के बाद जाऊंगा थोड़ा कठिन, फिर 200 के बाद और कठिन, 300 के बाद और कठिन, 400 के बाद सबको नाक से और आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, टॉपिक वाइज सीरीज 7 दिन में हमेशा हम रखेंगे। एक पूरी ओल्ड वाली जो पेपर है आपका उसकी सीरीज, उसके साथ में जैसे ओल्ड पेपर आपके 2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं 10 पेपर, उसके बाद आरपीएससी पैटर्न ग्रेड सेकंड और फर्स्ट, क्योंकि फिर सीट का एग्जाम आपका जुलाई में हो चुका होगा। तो एक बहुत लंबा प्रयास और एक बहुत लंबा सेगमेंट के साथ हम आएंगे। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का पहले ऑनलाइन टेस्ट पेपर दिया जाना चाहिए, तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, कल से हम हमारे एप्लीकेशन पर दिन में सुबह से ही आपके लिए आने वाला जो हमारा पेपर होता है उसके 150 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट पेपर अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अंदर कहीं घुसने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर रह जाएंगे तो नीचे आपको टेस्ट दिखेगा, उस टेस्ट को आराम से आप, क्योंकि 30 प्रश्न हम रोजाना करेंगे तो 5 दिन में हमारे 150 क्वेश्चन होंगे ना, एक सप्ताह का एक पूरा 150 का सेगमेंट तैयार हो जाएगा। 5 दिन में कभी भी आप दिन रात आपका जब भी मन करे आप आराम से उस टेस्ट पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बाकायदा आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 5 दिन के अंदर जिन जिन लोगों ने टेस्ट देंगे, हम छठे दिन उसका रविवार के आसपास का दिन हमारा अपन रहेंगे, अब देखते हैं अभी क्रियान्वित अपन कर रहे हैं, उस दिन आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और जो टॉप बंदा रहेगा उसका यहाँ बाकायदा कहीं ना कहीं नामों लिख करेंगे, हम बात भी करने का प्रयास करेंगे, उसके विचारों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो प्यारे साथियों, 150 क्वेश्चन और 300 क्वेश्चन सप्ताह के हमारे रहेंगे। एक टॉपिक वाइज सीरीज का 150 क्वेश्चनों का प्रोग्राम और एक रहेगा संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित 150 प्रश्नों का प्रोग्राम। 300 क्वेश्चन के साथ सप्ताह में हम पढ़ेंगे, यानी हमारे महीने में कुल मिलाकर के हमारे पास में लगभग 1200-1300 क्वेश्चन का स्टोर हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग टेस्ट ऑनलाइन भी देना चाहते हैं कि सर हम ऑनलाइन देंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं छोटी सी प्रक्रिया बता देता हूं। इसके लिए आपको संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। गूगल पर जाना है, संस्कृत सरस्वती मोबाइल डालना है एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती दाबते आपका वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी आप लगातार देख रहे होंगे, आपको लिंक भी दिया जा रहा है, कमेंट्स बॉक्स में आपके लिंक दिया जा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी आपको अलग से लिंक डाल दिया जाएगा। लिंक क्लिक करके या संस्कृत सरस्वती गूगल प्ले स्टोर पर आप यदि टाइप करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। लगातार आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, सब कुछ आपको टेस्ट पेपर निःशुल्क मिलेंगे। लेकिन आप कहेंगे बाद में या सारे पेपर एक साथ, तो वो चीजें व्यवस्थाएं अलग होती हैं। आप आराम से 5-6 दिन में लगातार टेस्ट आपके सामने रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एप्लीकेशन खोलोगे थोड़ा ऊपर ऐसे स्लिप कर देना, ऑटोमेटिक आपको टेस्ट पेपर दिख जाएगा। आराम से टेस्ट दीजिएगा, संतुष्टि से टेस्ट दीजिएगा, बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा, अपने मूल्यांकन करिएगा और फिर 8 बजे मेरे पास सॉल्यूशन जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा काम करने की ओर हमेशा अग्रसर रहे हैं। मैंने कहा था कि 2022 में भी ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में कुछ झंडे गाड़ने हैं, तो उसका आज पहला दिन था। आप लोगों में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
कक्षा कल से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। 1 मिनट आगे का और 5 मिनट पीछे की मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा बिना किसी फालतू बात के हम नॉन स्टॉप कक्षा करेंगे ताकि आपका कीमती समय बचे और आप जिस उद्देश्य के लिए मुझसे जुड़े हैं वो उद्देश्य भी आपका पूरा हो। किताब बहुत जल्दी हमारी आने वाली है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नाम में नहीं लिया इसलिए आपको कहीं ऐसा लगा कि सर हमारा तो नाम ही नहीं लिया, क्या चक्कर है। किरण पांचाल जी, लाला सोनी भाई नमस्कार, मीना जी को नमस्कार, साधना पाटीदार, अशोक कुमार शर्मा जी नमस्कार सर, आप जिंदा है बिल्कुल। वंदना भी सुनाएंगे। थोड़ा सा क्या हेडेक रहता है, मैं जब लाउडली बोलता हूं तो मुझे थोड़ा सरदर्द रहने लग जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम करता हूं। कल एग्जैक्ट 8 बजे आ जाना। अच्छा लगा मुझे, क्लास को शेयर करके जाइएगा ताकि सभी साथी हमारे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टेस्ट भी दीजिएगा। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें। TSSSB, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए।